बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको सच सवेरा में। मैं हूँ हुमार सलान और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से कुछ सीखना, समझना और अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद हम सब की तवज्जो का हामिल भी है कि जब हम तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करते हैं, हर जो है वो पेरेंट इस वक्त, हर वालिदैन जो है इनके हवाले से अगर देखा जाए तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत कंसर्न नज़र आते हैं हमें। उनकी कोशिश होती है अच्छे से अच्छे जो है वो इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को दाखिला दिलवा दिया जाए ताकि वो बेहतरीन तालीम हासिल कर सके और एक कामयाब इंसान के तौर पर एक माशरे का फ़ाल किरदार बन सके। इस ख्वाहिश को पूरा करने, इस कोशिश को पूरा करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आज हम उस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जब हम ये बात करते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह से जो है वो तवज्जो मांग रहा है, उसकी अहमियत को तो हम सब जानते हैं। उस ज़रूरत को कौन पूरा कर सकता है कि इसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट लाने की गुंजाइश है, इसमें किस तरह से बेटरमेंट आ सकती है, और जो हमारा तालीमी निज़ाम है क्या वो असर हाज़िर के तमाम तकाज़े, तमाम डिमांड्स, तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं। ये बेसिकली हमारा सवाल है और हमारे जहनों की शायद कन्फ्यूजन कह सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं, उनमें से एक है कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम अकॉर्डिंग टू हमारे जो तमाम तर डिमांड्स हैं इस सोसाइटी की इस वक्त, या फिर जो इस दौर की ज़रूरियात हैं, क्या हमारा तालीमी निज़ाम उन तमाम ज़रूरियात को पूरा कर पा रहा है, या अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हमें क्या किरदार अदा करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वालिदैन इसमें क्या एफर्ट कर सकते हैं, टीचर्स जो इस माशरे का एक अहम सतून है, जिन्होंने इस नस्ल को परवान चढ़ाना है कि आगे चल के ये नस्ल जो है वो इस माशरे की भाग दौड़ संभाल सके, वो किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में। अगर इसके अंदर खुदा न खास्ता कुछ कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, या फिर इम्प्रूवमेंट के जितने भी चांसेस हैं उनको एक टीचर जो है वो परस्यू कर रहा है, अगर वो देख रहा है, वो चाहता है कि इसके अंदर वो कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट कर सके, तो फिर उस टीचर को किस तरह से एक्सेप्टेंस मिलती है, उसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड हैं, या फिर अगर नहीं है तो स्टेट यहाँ अपना क्या किरदार अदा कर रही है। इस पर भी हम जो है वो आज के प्रोग्राम में ज़रूर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मौसर और जामे हिकमत अमली इख्तियार करना कितना ज़रूरी है। जब भी हम ये बात करते हैं कि हमने कोई ना कोई प्लान करना है, प्लानिंग किस तरह से हो सकती है कि हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे यहाँ वन स्कूल पॉलिसी नहीं है, हम ये देख रहे हैं, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड भी नज़र आ रही है, और इस कोशिश को जो है वो पूरा करने के लिए भी हम देख रहे हैं कि प्लानिंग की जा रही है। किसी हद तक ये प्लानिंग मुकम्मल भी हो गई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का अभी वेट किया जा रहा है। अगर वन स्कूल पॉलिसी या यकसा तालीमी निसाब जो है वो हमारे पूरे मुल्क में एक साथ नाफिज हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फिर उसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिसी है, एग्जिस्ट कर पाएगी, या अगर नहीं करेगी तो फिर खुदा न खास्ता कौन से नुकसानात हैं, उनको हम किस तरह से फ़ेस करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है, उसको भी ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जदीद तालीमी निज़ाम को जब हम अपनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम मॉडिफाइड हो, अपग्रेडेड हो, उसके लिए हमने कितनी एफ़र्ट करनी है, उसके लिए हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है। और जब हम कहते हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड हमने बच्चों को नहीं सिखाना, तालीम ऐसी देनी है कि वो उनके काम आ सके, उनके अंदर शऊर और आगाही तो डेवलप करें, इसके साथ साथ उन्हें इस काबिल बनाए कि जब वो एक्सपीरियंस करना चाहें, जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहें अपना तमाम तर नॉलेज, तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का इस वक्त डिलेमा है कि हमारे बच्चों को थ्योरेटिकल बेस तो बहुत अच्छा सिखाया जाता है, लेकिन उससे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकली कैसे पोर्ट्रे करना है, हम वहाँ पे थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। वहाँ हमें थोड़ा सा तरबियत का फुकदान भी नज़र आता है, और फिर इसकी अहमियत भी शायद हम उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और हम आपसे भी कहेंगे, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर आपके जहन में कोई सजेशन हो, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेहमानों का तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी
सबसे पहले स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं आदिल फारूक चीमा हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस एविएशन ट्रेनिंग हब IST यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है। खुशामदीद कहते हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आदिल आपके आने का। आदिल के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं वो भी फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर अली मोहसिन। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली? खैरियत से हैं? अली के साथ आज के जो तीसरे मेहमान हैं आप सब उनको जानते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खालिद साहब? खैरियत से हैं जी। गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं आदिल से, और आदिल से जानेंगे कि वो हमें क्या बताएंगे हमारा तालीमी निज़ाम कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितनी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, और वो इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है। जी आदिल, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहेंगे? तालीमी निज़ाम को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जब इसके हवाले से बात करते हैं, तो आपकी नज़र में हमारा तालीमी निज़ाम कहाँ स्टैंड कर रहा है? मैम, हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें जो आपने अभी एक चीज़ मेंशन की है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी की जो है बहुत सख्त ज़रूरत है, और बाकी दुनिया में भी बेसिकली जो है हमें देखना चाहिए कि तालीमी निज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ थ्योरी बेस्ड लर्निंग अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ना दें, सो दैट जब वो इंडस्ट्री का एक हिस्सा बने तो वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, इंस्टेड ऑफ मतलब इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद साल 2 तक उनकी ग्रूमिंग होती रहती है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का पता नहीं होता। सो अब पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है कि टू द पॉइंट एक स्पेसिफिक तालीम बच्चों को दी जाए, सो दैट वो एज सून एज जब इंडस्ट्री का हिस्सा बने तो वो टू द पॉइंट अपनी चीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे सके। सो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान को अभी काम करना पड़ेगा। ये करंट गवर्नमेंट बहुत कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि अगर थ्योरी के टोटल 4 इयर्स हैं तो 3 इयर्स अगर थ्योरी है तो 1 ईयर प्रैक्टिकलिटी के साथ ऐड ऑन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना, सो दैट आपको इंडस्ट्री के बारे में सारी अवेयरनेस आ सके, और लेटर ऑन आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में भी बता देंगे जो कि पाकिस्तानी जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारी यूथ जो है 1.5 मिलियन यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट का एक हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ खुद अपने अंदर भी देखना चाहिए। देखें कि हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, कभी मतलब एक प्रॉपर चैनल नहीं होता, हमें पता नहीं होता हमारी कैरियर काउंसलिंग किस तरफ जाएगी, कैसे हमने आगे जाना है। तो उसमें ये है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा इनिशिएटिव ले कि कैरियर काउंसलिंग के, जिस तरह हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं पंजाब के राजा यासिर, उन्होंने कैरियर काउंसलिंग के जो है डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में बनाना शुरू कर दी। इसी तरह के इनिशिएटिव्स चाहिए कि हमें पता हो कि हम जो बच्चा अगर कोई अपना कैरियर पाथवे सेलेक्ट कर रहा है तो वो 10 साल बाद कहाँ होगा, किन बेसिस पे कर रहा है। आपके जो दादा अब्बू जो प्रोग्राम्स में या जो डिग्रीज या जो चीज़ें करते थे, आज आप उसी को फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी जब आप इंडस्ट्री में आएंगे। तो फिर आप ऑटोमेटिकली कहेंगे कि जी कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो ऐसा स्किल अटेन करें जिसकी लोकली और इंटरनेशनली डिमांड हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है, इस पर इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे, अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में। अली, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारा तालीमी निज़ाम आपकी नज़र में असर हासिल की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल कर पा रहा है? मैं अपना ओपिनियन देने से पहले सबसे पहले सच टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि देखिए मॉर्निंग शो के अंदर अगर आप दूसरे चैनल्स देखें तो वहाँ पर डांस की बात हो रही है, वहाँ पर ड्रामास की बात हो रही है, वहाँ पर अनकल्चर्स की बात हो रही है जो हमारे इस्लाम से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने एक ऐसा पॉइंट रखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आज के प्रोग्राम में तो आज फर्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं आपको फॉलो करता हूँ, तमाम जितने भी मॉर्निंग शो होते हैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह के चैनल्स देखा करें। लेकिन आप लोग मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, लोगों में पता लगता है कि कोई चीज़ हो रही है। अब देखिए जिस तरह की गवर्नमेंट हम लोगों को यहाँ पर मिली है, अगर हम लोग अभी भी उनसे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ले सकते तो नेक्स्ट टाइम मैं जो चीज़ देख रहा हूँ उसमें आपको वो एजुकेशन चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जिससे सर ने बताया कि थ्योरी को जो सा है हम लोग ज़्यादा टाइम देते हैं, 3 इयर्स 4 इयर्स, और प्रैक्टिकल की बात होती है। अगर आप स्कूल लेवल से देखें, मैं इसको 3 से 4 सेगमेंट्स पे जो उनसे आप डिवाइड करता हूँ, जैसे स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है और यूनिवर्सिटी सिस्टम है। अगर आप तीनों सिस्टम में देखें तो हमारा जो प्रैक्टिकल डोमेन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझी जाती है। स्कूल सिस्टम में देखें प्रैक्टिकल की बात आती है तो टीचर जो है वो कहते हैं जी आप खुद कर लें। कॉलेज में आता है तो वो कहते हैं जी आप जो लैब इंचार्ज है उससे बात कर लें। अब वो लैब इंचार्ज की जो सर्टिफिकेशन होती है वो आपको नहीं पता होता।
मैं सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स कोई डिग्री करता है या कोई भी सर्टिफिकेशन करता है तो सर्टिफिकेशन के बाद सबसे पहला जो उसका सवाल होता है वो होती है जॉब। अब जॉब के हवाले से जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं चैलेंज करता हूँ किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक तो डाइस पर आकर डाइस को यूटिलाइज करना नहीं सिखाया जाता। अगर आप कंपैरिजन करें यूरोप में तो जो चीज़ आपको सिखाई जाती है वो आपको आके प्रेजेंटेशन में देनी होती है, जो यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपेयरिंग नहीं करवाई जाती। हाउ टू सेट, आपकी ग्रीटिंग्स कैसी होनी चाहिए। मैं आपको सीरियसली कहता हूँ कि अगर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो डिग्री पास करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आता है कि जब वो सीवी पास करते हैं उनको इंटरव्यू का पैटर्न नहीं आता। उनको ये नहीं पता डोर को नॉक कैसे करना है, बैठना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो जब तक टीचर्स, प्रोफेसर्स लेवल पर वो खुद इसको प्रैक्टिकली तौर पर नहीं स्टूडेंट्स को बताते तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल तरीन दौर में हम लोग वो देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो जिसको फॉलो करते हैं वो है हमारी हिस्ट्रीज में हम लोग देखते हैं आइंस्टाइन को। इसने एक IQ लेवल को जो सा है वो यहाँ पर क्रिएट करवाया। आप देखें अगर आइंस्टाइन को पढ़ें आप तो आइंस्टाइन के अंदर जो उसकी जो आइंस्टाइन का जो लेवल था IQ का वो 135 था और लास्ट को 4 से 5 साल पहले कनाडा की एक स्टूडेंट है उसने वो ब्रेक कर दिया जो 137 पर आकर उसने ब्रेक किया। तो मैं अगर देखता हूँ कि IQ लेवल को हम लोग फॉलो करते हैं तो IQ लेवल जो है वो थ्योरी से बिल्कुल हट कर है, वो प्रैक्टिकल पर आता है। तो प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जा सकती है कि सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज नहीं हमने बच्चों को देना बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जानिब आना है कि वो उस तालीम को, उस नॉलेज को, उस तमाम तर इल्म को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कोई सजेशन आपके माइंड में हो या फिर कुछ पूछना चाहें हमारे तीनों मेहमानों से तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। नाज़रीन, हमें जो है वो एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। जैसे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब से हम गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मेरा यही सवाल अपने तमाम मेहमानों से रहेगा कि क्या हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारा तालीमी निसाब जो है, जो हमारा करिकुलम है, क्या वो दौरे हाजिर के तमाम तर तकाज़ों को मीट कर पा रहा है, क्या वो तमाम डिमांड्स को फुलफ़िल कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है, कसूरवार कौन है। इन तमाम तर सवालों का जवाब लेंगे अपने मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारा तालीमी निज़ाम, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है असर हाजिर की। ये जो दौर चल रहा है इसकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहा है हमारा तालीमी निज़ाम, और क्या हमारा करिकुलम यानी कि हमारा तालीमी निसाब इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर है या नहीं। इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके लिए भी जो है हमने डिस्कशन करनी है अपने तीनों मेहमानों से। लेकिन उससे पहले जो है मैं खालिद जावेद अनवर साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपकी नज़र में हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो असर हाजिर के तमाम तर रिक्वायरमेंट्स, तमाम तर डिमांड्स और तमाम तर वो ऐसी चीज़ें जो कि इसमें होनी चाहिए वो फुलफ़िल कर रहा है, वो मीटअप कर रहा है या नहीं? थैंक यू वेरी मच मिस हुमा। बात दरअसल ये है कि अगर हम देखें तो जब बात तालीम की आती है तो तालीम अकेले नहीं आती, तो तालीम के साथ तरबियत भी होती है डेफिनेटली। यानी थ्योरेटिकल भी है, साथ प्रैक्टिकल भी उसके अंदर आता है, यानी नॉलेज भी है और परफॉर्मेंस भी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारी जो मेजॉरिटी क्वालिफिकेशंस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू पेश की जाती हैं, प्रेजेंट हो रही हैं, वो नॉलेज एविडेंस के ऊपर है कि 4 साल में आपने क्या नॉलेज गैदर किया, चाहे वो अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, फाइनेंस, चाहे कुछ भी हो, नॉलेज है कि नहीं है। नॉलेज इज बेस्ड ऑन योर रोट लर्निंग, कि जो आपने रटा शटा लगा लिया और नॉलेज के ऊपर। ऐसा होता है कि जब बच्चा इंटरव्यू के लिए या किसी जॉब के लिए जाता है, उसने अगर HR में भले 3.99 लिया हो GPA, उसे कहते हैं प्लीज कंडक्ट एन इंटरव्यू। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता इंटरव्यू करना कैसे है। HR पढ़ के आया है, इंटरव्यू के सेक्शंस, फंक्शंस पढ़ के आया है, लेकिन कर नहीं पाता। ये है आपका थ्योरेटिकल बेस, सॉरी आपका जो ये थ्योरेटिकल बेस है, नॉलेज बेस है ये, कि नॉलेज सारा है, मुझे पता है जहाज कैसे चलाना है किताब के थ्रू, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं चला सकता। मुझे पता है कि कंप्यूटर कैसे ठीक करना है,
नॉलेज है लेकिन कर नहीं सकता। ऐसे ही। तो इसलिए तालीम और तरबियत दोनों का होना ज़रूरी है, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी दोनों अदारे, दोनों बॉडीज, दोनों रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। सही। हायर एजुकेशन कमीशन मौजूद है और डिफरेंट सेट ऑफ बोर्ड्स मौजूद है। सही। ये सब जो है वो थ्योरेटिकली डिलीवर करते हैं और उसको मेजर भी थ्योरेटिकली ही करते हैं। दूसरा हमारे पास जो है ना वो नेवटेक है, जो कि नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है। वो दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों के लेवल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन हमारे थ्योरेटिकल में हम कहते हैं जी ये प्राइमरी क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये फिर सेकेंडरी एजुकेशन, ये हायर सेकेंडरी है। वहाँ पे शुरू होते हैं सर्टिफिकेट 1, सर्टिफिकेट 2, सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, फिर उसके बाद ऐसे ही डिप्लोमा, फिर एडवांस डिप्लोमा, ऐसे वो दोनों चल रहे हैं। फिर ऊपर जाके मिल भी जाते हैं, पीएचडी दोनों में होती है। आप टेक्निकल एजुकेशन में भी पीएचडी करते हैं और इसमें भी करते हैं। अब आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? दूसरे कंट्रीज में, मैं चूंकि ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड ट्रेनर हूं तो मैं इसमें से गुजरा हूं, सही। ऑल्दो कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूं, मैं टीच कर सकता हूं, बट आई डू नॉट हैव लाइसेंस, आई एम नॉट सर्टिफाइड। लेकिन मुझे वो सर्टिफिकेशन लेना पड़ी, मुझे 10 मॉड्यूल्स पढ़ना पड़े टीच करने के लिए, तो वो चूंकि टेक्निकल एजुकेशन में फॉल करता है। अब सजेशन ये है कि ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर बैचलर किया है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और यहाँ पे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कोर्स है जो के परफॉर्मेंस पे बेस करता है, ना के थ्योरी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। तो परफॉर्मेंस एविडेंस है, इधर से नॉलेज एविडेंस है, दोनों हो तो वो एक शर्त लगानी चाहिए गवर्नमेंट को कि ये करें तो फिर आए, ताकि आपके अगले 6-8 महीने जाया ना हो, ना गवर्नमेंट के जाया हो, ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाया हो। तो अपनी परफॉर्मेंस एविडेंस और नॉलेज एविडेंस का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बार्बर है, नॉट सर्टिफाइड, यहाँ पे लॉन्ड्री वाला है, नॉट सर्टिफाइड, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, लाइसेंस के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, सर्टिफाइड प्रॉपर नहीं, कैसे उसे मेंटेन करना है। तो इसलिए परफॉर्मेंस एविडेंस, नॉलेज एविडेंस का कॉम्बिनेशन अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि भी ये वाले को, फॉर एग्जांपल टीचर है, मैं टीचिंग में आया हूँ 10 साल पहले, मुझे पता नहीं था पढ़ाना कैसे है जी, शौक में पढ़ा रहा था, लेकिन जब मैंने ये टीचिंग का कोर्स किया, जब मैंने ये क्वालिफिकेशन हासिल की, तो फिर मुझे पता चला कि यार अच्छा ऐसे पढ़ाते हैं यार, ये पैरामीटर है जो कि आपने क्वालिफाई करने होते हैं पढ़ाने के लिए। तो उसमें आपकी साइकोलॉजी भी है, आपके अंदर कोर्स की डिजाइनिंग है, कोर्स की डिलीवरी है, कोर्स की असेसमेंट है, फिर जाके उसके बाद कहते हैं हाँ नाउ यू आर द राइट पर्सन टू डिलीवर। तो ये हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को जरूरत है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है, मेरी गुजारिश ये है कि टेक्निकल आपकी अथॉरिटी हमारे पास मौजूद है और इधर हायर एजुकेशन कमीशन मौजूद है, इनका जो कोलैबोरेशन इस तरह से हो जाए कि ताकि बच्चे वो वाला सर्टिफिकेट भी अपनी इसी क्वालिफिकेशन के दौरान में मुकम्मल करें और साथ ही साथ इसके हवाले से अवेयरनेस भी क्रिएट करें। आदिल, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एजुकेशन जो है उसकी कोई भी अवेयरनेस नहीं क्रिएट करना चाहता। जो इदारे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हवाले से आम आदमी को नहीं पता। शायद वो एक रैट रेस है जिसके अंदर हम भी गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसी से गुजर रहे हैं कि बस भेड़ चाल चलो, जो हमारे वालिदैन करा रहे हैं या फिर हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं उसी को फॉलो करना है। हमने फलां के बच्चे ने अगर थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग में कौन सी डिग्री हासिल की है, आपने भी यही करनी है। टेक्निकल लर्निंग क्यों नहीं हम जो है वो इम्पोज कर पा रहे, या इसके हवाले से अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे? अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा बच्चा इतने फिगर सैलरी ले सके, तो उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट करना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे जो मैस पॉपुलेशन है उसमें ये अवेयरनेस कम है कि हर टेक्निकल जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम सिर्फ प्लम्बर और ये लोअर एंड को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, और उसमें किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती कि इवेंचुअली उनका बच्चा इस एंड पे आए। लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे बेसिकली, जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूँ कि बिकॉज आई बिलोंग टू एविएशन सेक्टर, तो एविएशन सेक्टर में आपका एक होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का लाइसेंस, जो कि पाकिस्तान में कराया जा रहा है, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि जो सर ने अभी बताया ना ब्लेंड के गवर्नमेंट को ये चीज़ें फॉलो करनी, तो मुझे खुशी ये हो रही थी कि सर बिल्कुल वही चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे थे जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम के लिए होती है। उसमें क्या है
कि ये प्रोग्राम बेसिकली इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। जिस तरह सर कह रहे हैं ना कि कोई भी आप तालीम दे रहे हैं वो नॉन सर्टिफाइड है तो वो बच्चे के लिए यूज़फुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये हर चीज़ पेरेंट को नहीं समझाई जा सकती, ये गवर्नमेंट का काम है कि आप अगर कोई टेक्निकल इदारा बनाया हुआ है तो आपका वो इदारा बच्चों को सर्टिफाई करवाए इंटरनेशनली, ठीक है। तो उसमें ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 साल का प्रोग्राम है। जी 3 साल आप थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक इंटरनेशनल एग्जामिनर फ्लाई करके पाकिस्तान आता है और आपको यूरोप का जो है ना सर्टिफाई करा के देता है आपको, ठीक है। एक चीज़, और उन्हीं 3 सालों में जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप एयरपोर्ट पे लाइव एयरक्राफ्ट पे काम भी कर रहे हैं। वाह, बहुत खूब। ठीक है। और इसमें लोग कहते हैं कि ये टेक्निकल एजुकेशन है और पता नहीं ये कोई टेक्नीशियन बन जाएगा हमारा बच्चा, या इसका कोई स्कोप होगा या नहीं? स्कोप होगा या नहीं होगा। तो वो भी मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बोइंग की रिपोर्ट कोई किसी गवर्नमेंट की भी नहीं, जहाज बनाने वाली कंपनी, वो खुद उनकी जो 2038 की आउटलुक की रिपोर्ट है ऑनलाइन, इस रिपोर्ट के हवाले से आपसे जो है ज़रूर बात करते हैं। ज़की हुसैन ज़की साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। जी ज़की साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? ज़की साहब प्लीज़ अपने अपने जो है टेलीविज़न की वॉल्यूम को म्यूट करें और हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, फरमाइएगा। दोबारा कॉल करें ज़की साहब, और प्लीज़ आपसे जब भी हम कॉल करने का कहते हैं तो ये रिक्वेस्ट भी साथ ही करते हैं कि अपने टेलीविज़न के वॉल्यूम को म्यूट करें ताकि हम बासानी गुफ्तगू कर पाएँ और आपकी बात, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुन पाएँ। सॉरी दिल, आपकी जानिब भी दोबारा आना चाहूँगी, आप प्लीज़ अपनी रिपोर्ट के हवाले से बता दें। जी, उस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया है कि अगले 15 सालों में जो एविएशन इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड 7.5 लाख बंदे चाहिए। ठीक। अब हमें ये चीज़ वो रिपोर्ट पढ़ के ना अपने बच्चों का मुस्तकबिल तय करना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, आप अपने बच्चे को किस इदारे से ये प्रोग्राम करा रहे हैं, क्या वो इदारा मुस्तनद है, ठीक है, ये चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर एयासा का लाइसेंस होल्डर बच्चों की उस इदारे के पास ऑलरेडी एग्जाम्पल्स होंगी, जिस तरह की ये IST में एविएशन ट्रेनिंग हब है, कि उसके बच्चे ऑलरेडी इंडस्ट्री में फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं, इंडक्ट हुए हुए हैं, बीन देयर डन इट, मतलब वो कर रहे हैं जी, दे आर गेटिंग हैंडसम सैलरीज माशाल्लाह। तो उसमें क्या है कि आप अपने बच्चे को थ्योरी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल करा रहे हैं। लोग कहते हैं जी ये डिग्री नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी डिग्री क्या है कि जब थ्योरेटिकल लर्निंग है, ठीक है, और जब उसी थ्योरी के साथ आप प्रैक्टिकल ऐड कर देते हैं तो उसको लाइसेंस कहा जाता है। जस्ट लाइक फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, जहाज उड़ाना है तो किताबें पढ़ के जहाज तो उड़ा नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह अगर जहाज का आपने मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करनी है, प्रॉपर इंजीनियर, जहाज का इंजीनियर बनना है, उसके लिए भी आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे, साथ साथ एयरपोर्ट पे जाके सिविल एविएशन अथॉरिटी की लॉग बुक को प्रॉपरली साइन करेंगे ताकि आपका इन दोनों का वो जो सर कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल और वो कॉम्बिनेशन हो जाए, फिर आपको यूरोपियन एयासा जो है वो लाइसेंस इशू करेगा। ज़बरदस्त, बहुत खूब। इसके हवाले से मजीद भी जो है इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। याहिया कराची से हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम और आपके मौजूद मेहमानों को सलाम हो। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये मौजू आपने कई दफ़ा उठाया और मैं जो इन्होंने गुफ्तगू की बेहद बड़ी संजीदा और बेहतरीन गुफ्तगू थी। बात ये होती है कि देखें जो हमारा तालीमी निज़ाम है ना, आपका टिकर भी चला हमारे तालीम असर हाजिर के मुताबिक है कि नहीं, वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने उसको असर हाजिर के मुताबिक बताने की कोई कोशिश नहीं की। आपने एक तालीमी निज़ाम को इतना दोहरा बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उसमें 3 किस्म के आपने तालीमी एजुकेशन सिस्टम दिया। हमारा दावा यही था कि इनका कि भाई हम एक यूनिफाइड करेंगे, आज तक वो यूनिफाइड का कोई प्रॉपर काम नहीं हो सका। देखिए जो मासेस है ना वो पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों पे, चंद लोग होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में। मास्टर्स के लिए जब आप कुछ नहीं करेंगे तो वो कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा, दूसरी बात ये, वाकई मैं तो बहुत दफा मैंने ये बात का जिक्र किया और हर फोरम पे किया कि देखिए आप अपने बच्चों को सर्टिफाइड कराएं। क्यों नहीं एक वेल्डर सर्टिफाइड होगा, क्यों नहीं एक ऑटो मैकेनिक सर्टिफाइड है, क्यों नहीं एक प्लम्बर सर्टिफाइड, लेकिन क्या है इस पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। क्योंकि आप जैसे सर ने कहा ना भाई, आपको अगर आप पूरा काम भी जानते
लेकिन आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कोई करेगा क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई किसी इंटरनेशनल इदारे की सर्टिफिकेशन नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात मेरी बहन, मैं सबसे बड़ा ये रिक्वेस्ट करूंगा इस गवर्नमेंट से, जो मुझे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि आपने आज ऑनलाइन एजुकेशन का दौर शुरू हो चुका है, ठीक है, आपको पसंद आए ना आए आपको करना ही पड़ेगा, दुनिया का सिस्टम इस पर चला गया। लेकिन क्या आप फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को? आपके इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास प्रॉपर है नहीं। दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना लैपटॉप्स की है, इतनी ड्यूटी लैपटॉप बढ़ा दी गई है कि बच्चे उसको खरीद नहीं, एक आदमी के 4 बच्चे हैं तो कहां से वो पूरा करेगा? 4 लैपटॉप कहां से? उस पे तो आपको ड्यूटी कम करनी चाहिए, बल्कि रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि दुनिया में लैपटॉप फेंके जा रहे हैं पुराने और हमें वो इंपोर्ट फ्री करनी चाहिए, तो कम से कम ये तो कर देना। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया याहिया, बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया है और इसके हवाले से जानेंगे कि हमारे तीनों मेहमान क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर देखते हैं कि ये जस्टिफिकेशन भी सामने आ रही होती है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह के हवाले से हमने जो है वो बताया भी है आगे, और इसी रिसोर्सेज की कमी के लिए ही हम जो है वो एफर्ट करना चाहते हैं कि हम किस तरह से फुलफिल करें इस डिमांड को। जब भी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की बात आती है तो फिर रिसोर्सेज की कमी का एक शिकवा सामने आता है, इंस्टीट्यूट्स की जानिब से भी, पेरेंट्स की जानिब से भी, और एक बच्चा भी यही शिकायत और शिकवा करता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारा तालीमी निज़ाम और असर हाजिर के तकाज़े, क्या हमारा तालीमी निज़ाम ये तमाम तर तकाज़े पूरे कर पा रहा है या नहीं, इसमें इम्प्रूवमेंट की कितनी गुंजाइश है, और हमारे तालीमी निज़ाम की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उनको हमने किस तरह से इम्प्रूवमेंट की जानिब ले जाना है, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए कौन गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, कौन एफर्ट करेगा, इस पर भी हम बात करें। इसके साथ साथ मौसर और जामे हिकमत अमली तय करना भी हम सब की एक अहम ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है, और इन एफ़र्ट्स को कलेक्टिव एफ़र्ट्स में तब्दील करना है। ये नहीं कि अगर ये ज़रूरत मैंने महसूस की तो आज मैंने थोड़ी सी कोशिश कर ली, आज 2 और लोगों ने कोशिश कर ली, हमने मिलकर स्टेट को भी हम जो है वो साथ लेकर चलेंगे, और फिर स्टेट जहां अपना किरदार अदा करेगी उस किरदार को हमने एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्टेंस देनी है, तभी ये कॉम्बिनेशन डेवलप हो सकता है, तभी कलेक्टिव एफर्ट का जो एक अहम किरदार है वो सामने आ सकता है। तो जी गुफ्तगू के सिलसिले को एक मरतबा फिर से वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हम जो है ब्रेक पे जाने से कबल बात करते हैं। याहिया हमारे साथ थे टेलीफोन लाइन पर, और बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया था। अली मोहसिन साहब, आपसे गुजारिश कि आप याहिया को सजेस्ट करें, जो इशू उन्होंने रेस किया यकीनन वो भी इसी दौर का, इन्हीं दिनों की अगर बात की जाए, कोविड के आने के बाद हमने देखा कि हर जानिब हमें डिस्टेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट नज़र आया, हर जगह ऑनलाइन क्लासेस का नज़र आया, जो एक सिलसिला चला, लेकिन उस सिलसिले को मीटअप करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी दिखाई दी। हमारे हर घर में एक ही आवाज़ उठी कि रिसोर्सेज कम है, हम कैसे मैनेज करें। कहीं इंटरनेट का इशू है, कहीं लैपटॉप का इशू है, कहीं गैजेट्स उस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे। इन इश्यूज़ को मीट करने के लिए आप नहीं समझते थे कि पहले हमें थोड़ी बहुत इंसेंटिव्स देने चाहिए थे गवर्नमेंट की जानिब से, या हमें इस तरह से गाइड करना चाहिए था कि हम सबके लिए मुश्किलात ना होती बल्कि आसानियाँ ही आसानियाँ होती? लेकिन जी सबसे बड़ी बात है कि जो याहिया है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी कौम को। ये सिर्फ याहिया नहीं, तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड भी कर सके परेशान है, एक्चुअल परेशान है। हम लोग टीचर्स हमें पता है कि जो बच्चे हैं वो तो नहीं चीज़ बता सकते, नहीं पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, कुछ लैपटॉप के भी इशूज़ हैं, कुछ इंटरनेट के भी इशूज़ हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं जो जाना चाहूँगा लॉजिक के ऊपर, वो ये है कि ये जो कोरोना के बाद देखें, हम इसको नहीं डिनाई करते जी कोरोना कोई वबा नहीं, कोरोना है, हमें भी सेफ रखना है, करना है, लेकिन हम जो जितने SOPs हम लोग फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, वो कोई आम मार्केट्स में नहीं किए जाते। सही। अब आप ये देखें कि आफ्टर कोरोना जितना नुकसान मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अगर एक कौम को कोई एक उस्ताद किसी एक्सीडेंट में मर जाता है तो पूरी कौम की मौत होती। अब देखिए कोरोना के बाद 2 लाख से ज़्यादा टीचर जॉबलेस हो गए। 2 लाख से ज़्यादा टीचर जिस कौम के जॉबलेस हो जाएंगे, जो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, जो बेचारे कुछ टैक्सीज चला रहे हैं या अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अपने डोमेन्स को छोड़ बैठे हैं, उनका बेचारों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर कोई भी चीज़ को ठीक करना है, जैसे आपका एक इदारा है, अगर आप अपने इदारे को ठीक करना चाहते हैं तो आप मैस कम्युनिकेशंस के बंदों को लेकर आएंगे, बिठाएंगे, पैनल बिठाएंगे और उसको ठीक होगा। हुकूमत में अगर आप बात करें, जो मैं बहुत अच्छा पॉइंट आपको देने वाला हूँ वो ये है
कि हर चीज़ में अगर आपको यहाँ पर कोई ऑफिस बॉय रिक्वायर्ड है, आपको कैमरामैन रिक्वायर्ड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड करते हैं एजुकेशन की। अब मुझे देखें कि हमारा जो असम्बली का सिस्टम है उसमें एजुकेशन की डिमांड ही कोई नहीं है। आप कोई भी अनएजुकेटेड बंदा बैठकर असम्बलियों में जो सा है वो कानून साजी कर रहा होता है। आप मुझे सबसे पहले बताएं कि जिनकी ये डोमेन है, हम लोग बैठे हैं सर बैठे, अगर हम लोग बैठकर एक निज़ाम बनाएं, मुझे बताएं कि कितने जो सा है वो सेमिनार्स होते हैं टीचर्स को लेकर, हमें कितने सेमिनार में सुना जाता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, कोई हुकूमती इदारे आते हैं वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं और चले जाते हैं। क्या हमें सुना जाता है? नहीं सुना जाता। हमें सुनने के लिए उनके पास कुछ पावर ऑफ लिसनिंग चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके लिए हमें जो सा है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर ये निज़ाम बनता है वो है आपकी असम्बलीज। असम्बलीज में अगर आप सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एजुकेटेड लोग वहाँ पर रिक्वायर्ड करना पड़ेंगे। टेक्नोक्रेट्स में आपके पास जिस तरह वकील आते हैं तो आप प्रोफेसर्स को भी लेके आ सकते हैं। मुझे बताएं कितनी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जिसमें इस लेवल के लोगों को बिठाकर कुछ प्लान किए गए कि आफ्टर कोरोना आपको चलना कैसे, काम कैसे करना है। आप क्या करते हैं, एक वजीर को बिठाते हैं और उसकी ओपिनियन लेते हैं। अब उसका पता नहीं उसकी एजुकेशन क्या है, क्या वो यूनिवर्सिटी में गया है, क्या वो किसी वो कॉलेज में गया है, या कोई स्कूल उसने देखा है, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है असम्बली की वो है ही कुछ नहीं। और वो आपके जो सा है आकर असूल बना रहा है, प्रिंसिपल बना रहा है कि आपने बच्चों को कैसे लेकर चलना है। ये जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है, हम भी इसी कल्चर से गुजरे। देखिए जैसे आपके फैमिली के अंदर किसी ने डॉक्टर बन गया है तो आपके पेरेंट्स आपको मार मार के जी आपने भी डॉक्टर बनना है, आपने भी इंजीनियर बनना है, आपने भी टीचर बनना है। मैं आपको बहुत मजे की बात करने वाला हूँ कि अब पहले के दौर में, आज से 10-20 साल पहले, हर बच्चे से आप पूछे ना वो क्या बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। अगर आज पूछे तो वो घबराता है टीचर बनते हुए। क्यों? कि टीचर बनने के लिए आपको जॉबलेस होना पड़ता है, आपको स्टेज पर आकर जो है वो सच बताना पड़ता है, तो वो चीज़ें नहीं, वो चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो यूटिलाइज करवाने के लिए सबसे पहले जो निज़ाम है उसको चेंज करना पड़ता है। और चेंजिंग जहाँ से लेकर आनी है, जो प्रिंसिपल बनाते हैं, जो आइन बनाते हैं, वो आपकी पाकिस्तान असम्बलीज हैं। वहाँ पर आपको जो है वो ऐसे एजुकेटेड लोग लेके आने पड़ेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से मैं एक आपको बड़ी मजे की बात करने वाला हूँ, वो ये है कि जितने भी उनके मुशीर है उसमें एक ऐसा मुशीर उन्होंने बिठाया है कि जितने भी चैनल्स हैं, जैसे अभी आपका प्रोग्राम हो रहा है तो उनका एक मुशीर है जो लिख रहा है, इस तरह के प्रोग्राम्स को लिख रहा है, ऐसे न्यू चीज़ों को लिख रहा है, और जो इमरान खान साहब को डेली रिपोर्ट करता है, इस तरह के आइडियाज़ को वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, बताते हैं, लोगों को करते हैं और अप्लाई भी करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो ये चीज़ें आपको थ्रू आउट असम्बली से चलनी चाहिए और यहाँ तक आनी चाहिए। अगर आपको कोई सिस्टम चेंज करना है तो उसके लिए आपको किसी प्लम्बर की जरूरत नहीं है, ये पैनल बैठा है, ये डिसाइड करेगा कि हमारा सिस्टम कैसे, हमने बच्चों को कैसे साथ लेके। बिल्कुल, ये जो पैनल बैठा है इसी से मजीद हम डिस्कशन के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे और सजेशंस लेंगे कि क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे हम सिस्टम में, तालीमी निज़ाम में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। ज़की हुसैन ज़की साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। वालेकुम सलाम जी। फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। बहुत शुक्रिया। इंसान को टेक्निकल हैंड होना चाहिए जरूर तलीम के लिहाज से, जितनी भी उसकी तलीम होगी उसी हिसाब से सीखना चाहिए। और ये इदारे जो छोटे छोटे चल रहे हैं ना जी, सर्टिफिकेट वगैरह वाले, डिप्लोमे वाले, बहुत अच्छे हैं जी। छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे, वो कोई इलेक्ट्रिक का काम सीख लेता है, कोई प्लम्बरी का काम सीख लेता है, कोई इस किस्म का किसी के हाथ नहीं फैलाता, वो टेक्निकल होता है और उसकी इज्जत भी होती है और घर घर वो काम करने भी जाता है। दूसरों को वो जो अपना फन होता है उसके पास, वो उसके लिहाज से वो उनकी सहूलत पैदा करता है। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, मैं यार ये पूछना चाहता हूँ जी, इसमें कोई दाखिला लेने की उम्र का तकाजा है? मैं 60 साल के बाद मैं टेलर मास्टरी में सीखना चाहता हूँ, ठीक, कोई मिल जाता है दाखिला जी? ठीक है, इस हवाले से ज़रूर हम जो है वो अपने मेहमानों से पूछेंगे, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया ज़की हुसैन ज़की साहब, आपने पार्टिसिपेट किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जो है वो शेयर भी किया। और साथ ही प्रोफेसर साहब, जब हम ये देखते हैं कि एक अर्ज हमें नज़र आती है अपनी पाकिस्तानी कौम में कि वो कुछ करना भी चाहते हैं, इस मुल्क को भी सर्व करना चाहते हैं, इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी में अपना हिस्सा और किरदार भी अदा करना चाहते हैं। आप नहीं समझते इस अर्ज को भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपनी डिमांड्स पोर्ट्रे करें, हम किस तरह से बताएं कि हमारे अंदर सीखने का जज्बा है, हम इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं आप ज़रूर मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये इंटरेस्ट, ये अर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल डिमांड करती है। फाइनेंशियली हम उस तरह से मीटअप नहीं कर सकते उन तमाम तर एक्सपेंसेस को, इसलिए ये अर्ज भी पीछे रह जाती है, ये इंटरेस्ट भी पीछे रह जाता है और वो एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं दब जाता है। बिल्कुल आपने मिस सुहमा सही कहा कि ये डायलेमा है हमारा, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग कन्विंस्ड भी हैं कि आप किसी को
हर रोज मछली पकड़ के खाने के लिए ना दें, आप उसको मछली पकड़ने का कांटा सीखने की महारत दे दें सही। कि कैसे उसने मछली को पकड़ना है, तो वो खुद ही मछली पकड़े, अपना शिकार करे, खुद ही वो खाए। सही। तो लेकिन हमारा जो फोकस अभी तक देख रहे हैं हम लोग कि भी इनको रोटी मिल जाए, इनको लंगर खाने से वो मिल जाए। अभी जो ईशा जी ने बात की तो मुझे वो वैसे लगी, दिल को भी लगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख इस वक्त असातिज़ा बेरोजगार हैं पिछले कई महीनों से, और ये इतने खुददार होते हैं कि किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते, किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। अभी ये इतना आइडिया नहीं होगा चूंकि इसके फॉरेन इम्पैक्ट नहीं आएंगे सोसाइटी के ऊपर, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो फिर ये वाली जो लॉट है जो इस वक्त हमारे असातिज़ा कराम इस फील्ड से ड्रेन आउट हो रहे हैं, वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, वो दोबारा इधर नहीं आएंगे और इनकरेज भी नहीं करेंगे कि यार हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा हुआ था, कोविड आया था तो रियासत ने हमारी इन प्रॉब्लम्स को उजागर नहीं किया था, हमें फैसिलिटेट नहीं किया था, तो वो मतलब अल्टीमेट लॉन्ग रन में सोसाइटी का नुकसान है। सही। तो उसके ऊपर भी हमें और हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ किया जाए। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि हमें उनको फैसिलिटेशन की बात की कि अगर अर्ज तो है, इंटरेस्ट तो है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। हाँ, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास से बीइंग अ मैकेनिक टूल्स फॉल्टी हो, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर टूल्स ठीक नहीं है, अगर वो पेचकस ठीक नहीं, अगर वो नोज प्लायर प्लास ठीक नहीं, अगर वो रेंच ठीक नहीं है, तो अगर है ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल। तो इस सॉरी, तो इसलिए आपको अपनी ऐसी जनरेशन को, चाहे वो यंग है, चाहे वो मैच्योर एज है, चाहे जवान है, चाहे नौजवान है, अगर उनके अंदर ये अर्ज है, ये हिम्मत, ये ताकत, ये जोश, ये जज्बा है, तो उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे कि भी ऐसा कोई करियर काउंसलिंग का होना चाहिए कि किसी को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स हमारे पाकिस्तान में, राइट, यूनिवर्स में भी हो सकता है, मेजॉरिटी, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल मेजॉरिटी जो है वो अपने इंटरेस्ट पे जाते हैं, अपना प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं, ऐसे ही है। वो फैमिली प्रेशर से जाते हैं, वो पीयर वैल्यूज उससे ऊपर जाते हैं, और या फिर रोकड़े पे, पैसे पे जाते हैं भी कितना है, और इंटरेस्ट पे जाते हैं। अब इंटरेस्ट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि बचपन का इंटरेस्ट और होगा, बचपन का और होगा, तो इसलिए इंटरेस्ट पे नहीं जाना। तो इसलिए हमें देखने की जरूरत है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ करियर काउंसलर, बीइंग अ ट्रेनर, कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड या टैलेंट है क्या। मिसाल के तौर पे कि कुछ लोग हो सकते हैं आपके टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, स्पाई हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, न्यूमेरिक्स में जा सकते हैं। अब पहले वो टैलेंट तो डिस्कवर कर लें। सही। अब जो टैलेंट डिस्कवर कर लें, फिर बताएं कि बच्चा आप में से ये टैलेंट है, ये इसके सब्जेक्ट्स हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, माशरती इल्म सारे पढ़ेंगे, पाकिस्तान स्टडी सारे पढ़ेंगे, वो जरूरत नहीं है भाई। आप उससे रेलेवेंट उसको पढ़ाएं कि ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, वेरी गुड। तीसरा जो बात की, स्किल्स ऐड कर दें, जो टेक्निकल की बात कर रहे हैं, ये टैलेंट है, ये आपका नॉलेज है, यानी सब्जेक्ट्स हैं, ये स्किल्स हैं, और फिर साथ ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जदीद तकाजों के मुताबिक है, वो सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद बता दें कि बेटा अब ये 26 इसके अंदर प्रोफेशन है, आप उसमें चले अब इन 26 प्रोफेशंस के हवाले से आपसे ही गुफ्तगू करेंगे। मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारा तालीमी निज़ाम क्या असर हाजिर के तमाम तर तकाज़ों को पूरा कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हमने किस तरह से इम्प्रूवमेंट लानी है और बेटरमेंट के लिए कितनी कोशिश करनी है, क्या एफर्ट्स करनी है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपने तीनों मेहमानों से इसके हवाले से अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आदिल फारूक चीमा साहब, प्रोफेसर अली मोहसिन और प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब, जिनसे हम जो है इसके हवाले से बात भी करें। कुछ डिस्कशन हो रही है कि टेक्निकल एजुकेशन को कैसे
प्रमोट किया जा सकता है। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये है हमारे दौरे हाजिर की ज़रूरत। इसको पूरा करने के लिए हमने एफर्ट भी करनी है, रिसोर्सेज भी मैनेज करने हैं और कहीं ना कहीं ये डिमांड भी रेस करनी है कि जहाँ थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग हो रही है वहीं स्किल बेस्ड लर्निंग को भी हमने जो है इसकी अर्ज डेवलप करनी है, इसका इंटरेस्ट और इस एप्टीट्यूड के ऊपर काम करना है कि अगर हमारे बच्चे के पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो हमने इसको चैनलाइज करना है, हमने उस टैलेंट को इन्हांस करना है, ग्रूम करना है, उस बच्चे को इनकरेज करना है कि ठीक है अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो हम आपको अलाउ करते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे डॉक्टर खालिद जावेद अनवर साहब से। प्रोफेसर साहब आपसे ही कंटिन्यू करना चाहूँगी, बड़ा अच्छा पॉइंट जो है हम वहाँ तक पहुँचे थे कि एप्टीट्यूड जज कर लिया, रिसोर्सेज को मीट कर लिया एंड देन वो 26 प्रोफेशंस का आपने जिक्र किया था कि फिर ये देखना है कि आपका बच्चा इन 26 प्रोफेशंस में कहाँ एक्सेल कर सकता है। लेकिन इन 26 प्रोफेशंस के हवाले से कौन देगा हमें अवेयरनेस? हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी केसेस की बात करूँगी, बात ही ख़त्म हो जाती है डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA कर लो काम आ जाएगा। इसके अलावा तो हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते। मिस सुहमा, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। चूँकि तहजीब आते आते ही आती है और टेक्नोलॉजी भी आते आते ही डेवलप होती है। ऐसे ही आपने जो बात की बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे 13 टैलेंट की बात की। अभी हम जर्नास ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से एक इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे हम डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को गुजारेंगे, पहले उसका टैलेंट डिस्कवर करेंगे। ठीक। अब मैं आसान भाषा में अगर बता दूं आपको तो मैं 4 के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं एक के एग्जाम्पल के साथ आपको ये बता दूंगा कि पीपल ओरिएंटेड टैलेंट हो सकता है, ठीक, आइडियाज ओरिएंटेड टैलेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स ओरिएंटेड टैलेंट हो सकता है, या न्यूमेरिक्स ओरिएंटेड टैलेंट हो सकता है। न्यूमेरिक एग्जांपल एक ले लेते हैं, न्यूमेरिक्स, डिजिट्स, फिगर्स, न्यूमरल्स। इसमें अगर बच्चा आपका एक्सेल करता है, ज्यादा एक्टिव है, क्विक उसकी लर्निंग है और उसको वो दोबारा से भी करना चाहता है, तो आप समझिए उसका टैलेंट है। ठीक। अब इसमें उसको सब्जेक्ट्स आपने बताने के बेटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो और इकोनोमेट्रिक्स, यही सब्जेक्ट्स आपने बता दिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा कि आप इसके साथ जो है ना वो स्किल्स या सॉफ्टवेयर सीखो, यानी जिसमें आपके लाइक SPSS है, लाइक इनोवा है, या ऐसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर वो सीख ले। ठीक हो गया। अब जब उसने टैलेंट उसको पता चल गया, नॉलेज पता चल गया, यानी सब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्किल्स उसको बता दिए, सॉफ्टवेयर बता दिए, अब उसके लिए प्रोफेशन वो बैंक्स में चला जाए, कामयाब रहेगा, वो रिसर्चर बन जाए, कामयाब रहेगा, किसी कंपनी में परचेजर प्रोक्योरमेंट में चला जाए, कामयाब रहेगा। तो अब उसमें बेशुमार उसको प्रोफेशन उसको बता देंगे कि जनाब ये टैलेंट था, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये स्किल्स आपने सीखने हैं और ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और ये प्रोफेशन है, जिसमें भी चले जाओ तो कामयाब हो जाओगे। बैंक में भी चलेगा, अकाउंट्स में भी चलेगा, ऑडिट में भी चलेगा, रिसर्च में भी चलेगा, परचेज प्रोक्योरमेंट में भी चलेगा, तो कहीं पे भी जो ना उसको सक्सेस मिल जाएगी। दूसरी बात हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो आर्टिस्ट हैं, सही, अब आर्टिस्ट जो है, हमने कहा आर्टिस्ट को हम फिर डिफाइन कर लेते हैं, भाई कौन सा आर्टिस्ट, उसके पेंटर बहुत अच्छा है, नहीं जी इंटीरियर डिजाइनर बहुत अच्छा है, नहीं जी सिंगर बहुत अच्छा है, नहीं जी ये जो है वो मतलब पोइट बहुत अच्छा है। अब उसको फाइनल करने के बाद बताएंगे कि बेटा इसमें ये वाले स्किल्स हैं। आखिरी एग्जांपल मैं शेयर कर लेता हूँ टीचिंग टैलेंट की। अगर मेरे अंदर या जैसे ही साहब ने कहा, आदिल साहब ने, कभी कम्युनिकेशन का टैलेंट है, कम्युनिकेशन का टैलेंट है, अब आपने कम्युनिकेट लोगों को करना है या टीचिंग लोगों को करनी है, तो आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए होंगे। आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी का, आपको पता होना चाहिए सोशियोलॉजी का, आपके स्किल्स में इंटरपर्सनल रिलेशंस आपको आने चाहिए। तो आपने ये बताया कि ये टैलेंट है, ये नॉलेज यानी सब्जेक्ट्स हैं, ये स्किल्स हैं। अब इसमें सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हैं, उसमें आप जूम को ले लें, कैनवस को ले लें, उसमें आप स्ट्रीम यार्ड को ले लें, गो टू मीट, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसमें प्रोफेशन है, उसमें बेशुमार प्रोफेशन है। ऐसे ही आप इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, कोर्स डिजाइनर भी हो सकते हैं, आप जो है वो लॉयर भी हो सकते हैं, आप उसके अंदर जो है वो ट्रेनिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू हैव मेनी ऑप्शंस। तो बात सिर्फ इतनी है कि अब मुझे 50 साल बाद जाके पता चला था कि व्हाट आई कैन डू द बेस्ट। जैसे साहब ने भी कहा, आदिल साहब ने, कि मुझे 27 साल की उम्र में पता चला, अब 50 से 27 पे आ गए और अभी हम चूंकि इस पे आ गए हैं तो हम बच्चों को बता रहे हैं जो ए लेवल के, जो 18 साल की एज में है, तो अब हम उनको बता रहे हैं, तो उनको अगर अर्ली एज में पता चल जाएगा तो वो फिर अपनी लाइफ आसानी से गुजार लेंगे, ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इम्तियाज हमारे रेगुलर कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये आपके मेहमान बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं भी शरीक गुफ्तगू हो जाऊँ इन पढ़े लिखों में।
मेरा नाम भी आ जाए। वाह। तो मैंने कहा मैं भी बात कर लेता हूँ। देखिए बात दरअसल ये है जी जी कि चंद सेकंड वाकई थे ना, आप मुझे ज्यादा दें तो मेहरबानी होगी। जी जी फरमाइए। बात दरअसल ये है, हमारे यहाँ हर वो काम जिसके करने से हम एक मौजिद और मोहतरम बन सकते थे, हमने उसको कारोबार बना लिया। हमारे तालीम में जो रुकावटें या नुक्स हैं वो इतनी आसान नहीं है कि वो बहुत जल्दी मिनटों सेकंडों में वो हल हो जाए। ये एक बहुत बड़ा कारोबार माफिया बन चुका है। आप यकीन करें, मैं ऐसे स्कूल के नाम लेके उनको बदनाम नहीं करना चाहता जहां बच्चों को फीस की अदम अदायगी पे बड़ा जलील ख्वार किया जाता है। तो हम क्या डिलीवर कर रहे हैं हुकूमती सतह पे? एक बात सख्त है, अगर तमाम प्राइवेट स्कूल बंद कर दी जाए एक लम्हे के लिए फर्ज करें और तमाम सरकारी स्कूल हो तो फिर निजाम बेहतर होगा। अभी कंपटीशन में बहुत जुल्म बर्बरियत है। आपको मालूम है कल 23 मार्च का दिन था, बड़ा मुबारक दिन था। जी जी उस दिन मेरी कॉल आपसे मिल नहीं सकी। बात दरअसल हम तोपों की सलामी देते हैं, एक मोहतरम मुकद्दस दिन की सुबह का आगाज करते हैं नमाज के बाद है एहतरामन और खराजी तहसीन पेश करते हैं। अगर वही तोपों का रुख सलामी देने के बाद उन लोगों की तरफ भी मोड़ के उनको कर दें तो ये मुल्क पाक और साफ हो जाएगा। देखना कितने लोग हैं जो सारे लुटेरे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसा लगता है मुल्क में कोई गंदा आदमी है ही नहीं। ये माफियाज बन चुके हैं जो हमारे मुल्क के मेमारों से खेल रहे हैं। तो हुकूमती सतह पर बहुत ईमानदारी के साथ इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। बड़े टैलेंटेड बच्चे जो बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ पार्टिसिपेट करने का और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करने का। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ही हम मज़ीद जो है डिस्कशन करेंगे। आदिल, जब हम ये बात करते हैं डेफिनेटली रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, अपनी सोसाइटी को जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके अलमिया जो है इसमें बनते जा रहे हैं, उन डिलेमास को जब तक हम नहीं डिस्कस करेंगे तब तक हम प्रॉब्लम के सोल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। एक और प्रॉब्लम की जानिब में इशारा करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप उसके हवाले से ज़रूर डिस्कस करें कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिमांड क्या चल रही है, असरे हाजिर के तकाज़ों को तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये देखें कि हमारी सोसाइटी में क्या डिमांड है, क्या प्रोडक्ट हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तैयार हो रही है, आया उनकी खपत भी होगी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ वो डिग्री होल्डर्स तक ही महदूद रहेंगे कि उन्होंने फ़लाँ डिसिप्लिन में डिग्री ले ली, इतना CGPA ले लिया, अब वो एक्सेल कहाँ करें, ये सवालिया निशान है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है। हमें तो इतने MBS चाहिए ही नहीं जितने बन रहे हैं, इतने डॉक्टर्स की जगह ही नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन हमारी डॉक्टर्स तैयार हो रही हैं। ये जो डिफरेंस आता है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इनको कौन सॉर्ट आउट करेगा? मैम, ये वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है और वो साथ साथ जो है इस चीज़ को अप फ्रंट लाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ों को। और इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह आपने बात की कि इंडस्ट्री के साथ इंटरलिंक्ड होने के लिए उसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, कि आपके इंक्यूबेटर्स बनते हैं यूनिवर्सिटी में और आप अपने बच्चों को और इंडस्ट्री को आमने सामने करते हैं सो दैट यू कैन अटेन वो स्पेसिफिक स्किल्स आप ले लें जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि पहले इसको 1-2 महीने की इंटर्नशिप करा देना ही समझा जाता था कि बच्चा सीख जाएगा, लेकिन वो अब यूज़लेस होता जा रहा है। क्यों? आपने 4 साल किताबों की वो चीज़ें पढ़ाई हैं जो 5वें साल जब वो प्रैक्टिकल हुआ है उसको कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसमें मैं जो आपकी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, एक चीज़, एक रिसर्च शेयर करना चाहूँगा। दैट वाज बेस्ड ऑन कि वो 26 इयर्स की उसका टाइम फ्रेम है उस रिसर्च का। उसमें देखा गया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों को, ठीक है, जो फ्रंट एंड के जो लाइक फाइक बच्चे थे वो और बैक बेंचर्स, एक पूरी क्लास की केस स्टडी की गई थी 26 साल के लिए। 26 साल पहले उन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स देखे गए और 26 साल बाद वो इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं दोबारा उनको अप्रोच की गई। उसका जो आप कह लें जो थीम बनती है, कंक्लूजन है, वो ये निकला था कि जो लाइक फाइक बच्चे थे, मतलब जिनके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे, जो कॉपी पेस्ट मास्टर थे कह सकते हैं, नहीं मेहनत करनी पड़ती है मैम, वो करते थे मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनती थे, बट वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो सर अभी डिस्कस कर रहे थे उनमें लैक कर रहे थे। किताबी कीड़ा तो बन जाएंगे आप, बट जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ पे तो ये जो केस स्टडी थी उसका कंक्लूजन ये निकाला गया था कि 99.9% आपकी ग्रोथ के लिए आपके सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग ज़रूरी है। आपकी डिग्री जो है आपको सिर्फ इंटरव्यू तक लेके जाएगी, उसके बाद आपने उस इंडस्ट्री में, उस इदारे में कैसे ग्रो करना है, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आपने इन चीज़ों के ऊपर हमारा
फोकस नहीं होगा तो आप वो थोड़ा सा लैग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और स्टिल हमारा फोकस नहीं है, स्टिल हम अपने बच्चों के ऊपर यही कंडीशन इम्पोज किए जा रहे हैं कि बस किताबों की हद तक महदूद रहो, यहीं पे जो है आपका रिजल्ट डिज़ाइन होगा, इसी को जो है अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लो तो आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा हो जाना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा सजावट हो जानी चाहिए। आप क्या सीख रहे हैं, आप में कितना शौर डेवलप हो रहा है, तरबियती लिहाज से आप कहाँ पे स्टैंड करें, इसके ऊपर सवालिया निशान है। इसमें मैं एक चीज़ पुट अप करना चाहूँगा आप ही के इस चीज़ को कि पेरेंट्स को भी ना ये चीज़ें ना पेरेंट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। सही। कि हमने अपने बच्चे को देखें, अगर ए लेवल्स वाला बच्चा है, ए लेवल तक आने तक उसने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, सही। उसको ओ लेवल में बताना है आपने, इवन ओ लेवल से भी 8th ग्रेड में आपको माइंडसेट बच्चे का रेडी करना होता है। क्यों? ओ लेवल में साइंसेस रखनी है, आर्ट्स रखनी है, इसी तरह जो मैट्रिकुलेशन साइड पे है उसने क्या सब्जेक्ट्स रखनी है, एफएससी में क्या करना है, वो चीज़ें पाइपलाइन में होती हैं। अब हो क्या रहा है, साइंसेस पढ़ के आया है और फिर एकदम से स्विच हुआ है वो दूसरे अकाउंट्स और उसकी तरफ जाना शुरू हो, तो वो इंटीग्रेशन उस बेचारे की नहीं, मतलब उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। वो लाइक मुझे अभी भी पता है इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद हैं जिनकी एजुकेशन एक तरफ रहेगी है और वो इंडस्ट्री में जब आ गए हैं, जब वो अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से बाहर आए हैं ना, तो अपनी मर्जी के काम शुरू हो गए और उसमें वो कामयाब भी हैं। और इसी हवाले वही उनका हिडन पैशन था जो कि उन्होंने प्रोफेशन बना लिया। इसके लिए भी हमने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि हमारे बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है, जो उसका एप्टीट्यूड है, अगर हम उसको ही थोड़ी बहुत इजाज़त दे दें कि जाओ बच्चा इसी में एक्सेल करो, तो फिर यकीनन वो बच्चा बहुत अच्छे से जो है तरक्की भी कर सकता है और कामयाबी भी हासिल कर सकता है और बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर सकता है। इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अली मोहसिन साहब से। एक ब्रेक की जाने बड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारा तालीमी निज़ाम, इसमें बेहतरी की कहाँ कहाँ गुंजाइश है और ये इम्प्रूवमेंट हम कैसे ला सकते हैं, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है और किस तरह से मुनासिब हिकमत अमली अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और जहाँ मुनासिब हिकमत अमली की बात आ रही है तो ऐसी हिकमत अमली, ऐसी प्लानिंग, ऐसे जो है वो हमने स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करनी है जो हम सब के लिए ज़रूरी हों, जो हम सबको साथ लेकर चलें। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर अली मोहसिन साहब से बात करना चाहूँगी। अली, जब हम ये बात करते हैं कि हमने सोसाइटी को एक ख़ास पैटर्न की जानिब ले जाना है, एक ख़ास डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो वहीं इस सोसाइटी के जो बहुत सारी नाहमवारियाँ हैं वो हमारे लिए चैलेंजेस साबित होते हैं। उसी में से एक है हमारा माइंडसेट। हमारे बच्चे का माइंडसेट अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है कि चलो मेरिट पे आ गए तो देखेंगे डॉक्टर ही बन जाएंगे, मेरिट पे आ गए तो इंजीनियर ही बनेंगे, अगर ना आए तो फिर किसी और तरफ देखेंगे। ये जो किसी और तरफ जाना, ये जो डिस्करेजमेंट हमें नज़र आती है कि फर्स्टली हमारा बच्चा जो है अटेम्प्ट करना चाहता है एक बहुत हाईली मेरिटेड काम के लिए, शायद उसका एप्टीट्यूड उसके साथ मैच नहीं करा, शायद उसके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, शायद उसके अंदर ही इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे चल कर इसमें एक्सेल कर सके। हम इन तमाम तर चीज़ों को छोड़ देते हैं, सिर्फ ऑन चॉइस आ जाते हैं कि हमने तो डॉक्टर बन के दिखाना है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं हम इंजीनियर ही बनेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे, अगर लड़की है तो सिर्फ डॉक्टर ही बनेगी तो ही उसके लिए काबिल अमल है, काबिल कबूल है, अदरवाइज़ तो वो कोई प्रोफेशन ऑप्ट ही नहीं कर सकती। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो बैरियर्स हैं, कहीं ना कहीं हमारी नौजवान नस्ल को एक नुकसान की तरफ धकेल रही हैं कि 12 से 14 साल वो एक ख़ास सोच को लेकर चल रहे हैं, अगर उसमें वो एक्सेल नहीं कर पाते, उसमें वो अप टू द मेरिट नहीं आ पाते, तब जाके उनको एक डिस्करेजमेंट का फैक्टर मिलता है एंड देन फिर वो सोचना शुरू करते हैं किसी और प्लानिंग की जानिब, किसी और ऑप्शन की जानिब। आप नहीं समझते इस सोच को, इस माइंडसेट को भी अब ब्रेक हो जाना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि हम जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें जो काउंसलिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप बात करें, हम बात बात में अपना जो कल्चर है उसको कंपैरिजन करते हैं यूरोप के साथ। अगर आप यूरोप को देखें तो यूके के अंदर टाउन लेवल पर काउंसलिंग सेंटर बने हुए हैं। जब बच्चा 6 साल का होता है तो पेरेंट्स को बाहर निकाल कर एक साइकेट्रिस्ट उसका एक सेशन करता है और बताता है कि बच्चे ने स्पोर्ट्समैन बना। जैसे सर ने बोला है कि हर एक फील्ड से रेलिवेंट हमारे पास एक डोमेन मौजूद है जिसमें हम कर सकते हैं। अगर आप यूके की बात करें तो यूके का जो सबसे अमीर तरीन स्पोर्ट्समैन है वो डेविड बेकहम है और वो इतना मशहूर है कि उसके घर पर एक हेलीपैड बनाओ तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं, फिर बताते हैं। लाइक जो पेरेंट्स हैं वो भी फिर उस चीज़ को साथ लेकर चलते हैं।
यहाँ पर जो फुकदान है पाकिस्तान में, वो सबसे पहले ये है कि जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पर, उनको भी कुछ ना कुछ अपने कल्चर से कुछ बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे जो कुछ पेरेंट्स हैं, जो अगर मदर साइड हैं या फादर साइड हैं, अगर बहुत साइड पे जॉब गोइंग है, तो वही समझते हैं कि जब वो जॉब करने जाते हैं और जॉब करने के बाद आके सैलरी देते हैं या फीस देते हैं, तो वहाँ पर आकर बच्चों की तरबियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी जो तरबियत का जो पॉइंट है वो उधर से शुरू होता है। सही। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये नहीं कि हमने कुछ एफर्ट्स कर ली हैं, बच्चों को कुछ पैसे ला कर दे दिए हैं, उनको बुक्स दे दी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ पर जो काउंसलिंग सेंटर है वो 2 सेगमेंट्स में मैंने उसको डिवाइड किया है। नंबर 1 पेरेंट साइड और नंबर 2 आपका जो सा है वो टीचर साइड से। मैंने एक छोटा सा शेर भी इस पर लिखा है कि जी दुनिया और आखिरत में नफ्सों को आबाद करते हैं, जो ना कर सकें वालदेन वो काम उस्ताद करते हैं। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि जब पेरेंट साइड से हमें कोई ना कोई स्पोर्ट्स नहीं मिलती, फिर हम टीचर की तरफ आते हैं। जब टीचर्स को देखते हैं तो मैं एक सूबे का नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग शो में हमें खुशी की खबरें, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हम राइट्स ऑफ टीचर्स पे तो खड़े होते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स आता है वहाँ पे हम लोग जो सा है वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। मैं एक प्राइवेट चैनल का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें टीचर्स कुछ जो सा है वो अपनी सैलरी देने के लिए बैंक में आए हुए थे। अब वो इंटरव्यू करता है और वो पूछता है कि जी आप किस डोमेन के टीचर हैं? वो कहता है कि मैं साइंस का टीचर हूँ। वो कहते हैं अच्छा चलिए आप बताएं कि जो पानी का फार्मूला है वो क्या है। अब वो पानी का फार्मूला नहीं बता सकता। अब वो दूसरे टीचर से पूछता है जी आप किस डोमेन से ताल्लुक रखते हैं? वो कहते हैं जी मैं इंग्लिश से। अच्छा आप मुझे बताएं वर्ड्स क्लास क्या होती है, ग्रामर्स क्या होती है? जी मुझे नहीं मालूम। हमारे कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट टीचर्स हायर किए जाते हैं और जब गवर्नमेंट सैलरी की बात आती है तो वो खुद जाके रिसीव करते हैं। बहुत दुख की बात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारा वो इस्लाम है कि जिसमें सिर्फ इकरा से शुरू किया गया और नेचर ऑफ गॉड है पढ़ाना। बेशक वहाँ पर स्कूल्स में बहुत दुख होता है। जब मैं किसी गांव लेवल पर जाता हूँ तो वहाँ पर जब कुछ जानवरों को बंदा देखता हूँ तो मैं रोता हूँ, खुदा की कसम मैं रोता हूँ कि हम लोग किस जगह जा रहे हैं। नहीं कि ये वो दीन है कि जब जंग के बाद कुछ कैदी नबी अस्लम के पास जब आया करते थे और वो बताते थे कि अगर आपने इनको रिलीफ देना है और ये टीचर्स हैं, इनका जो एजुकेशन डोमेन है तो ये हमारे बच्चों को पढ़ाएं और कुछ अर्सा पढ़ाएं, उसके बाद इनको रिलीफ दे दिया जाएगा। हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और हम देखें कि वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एजुकेशन आपके पास सेंटर्स हैं वहाँ पर जानवर बंधे जाते हैं, वहाँ पर शादियाँ होती हैं, एजुकेशन की बात नहीं होती। अच्छा, राइट्स ऑफ टीचर्स के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स है उसकी तरफ मैं आता हूँ। अब काफ़ी टीचर्स हैं वो समझते हैं उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली तो वो टीचर बन गए। जैसे सर ने बताया कि टीचर्स के लिए काफ़ी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे देखें आप यहाँ पर बैठी हैं, मोस्टली जो मैस कम्युनिकेशन करके आते हैं तो उनको कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जाती हैं। डेफिनेटली ऐसे ही मैं ये समझता हूँ दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन जो बात करना है वो कैमरा पर नहीं है, इंसान की अपने आप से बात करना है। जो मिरर प्रैक्टिस होती है कि आपने अपने हाथों को कैसे यूटिलाइज करना है। मैंने अपनी बुक 2011 में लिखी है, तो आप बिलीव करें कि मैंने एक खड़े होने से लेकर बैठने तक और बात करने तक का तमाम तरीका उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि हाउ टू सेट, हाउ टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। और जब आप टीचर्स को देखते हैं तो टीचर्स की ना तो कम्युनिकेशन है, ना उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड अच्छी है और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आज तो मज़ा आएगा सोने का क्लास में। अगर आप मेडिकल को देखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, टीचर्स को भी ज़रूरी है कि वो भी बच्चों में चीज़ें जो सा है वो शेयर करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स तो खुद ना खुद अपनी चीज़ों पर अप्लाई करें। अब हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 2 + 2 = 4 पढ़ाने की आदत है। यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं करवाई जाती है, टीचर्स को खुद ही नहीं आती है, बोसीदा निज़ाम है, सब चीज़ें पुरानी हैं। अब जब टीचर्स की बात आती है कि बच्चों को बिठाना कैसे है, बच्चे फेल कैसे हो गए, मैं समझता हूँ कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टीचर्स के ऊपर आती है। अगर तो टीचर एक जो एनवायरनमेंट ऑफ क्लास है उसको बनाने में कामयाब नहीं तो वो अच्छा टीचर नहीं है। वो डाइस को यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो आप ये नहीं बता सकता कि स्टूडेंट ने बैठना कैसे। अब अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च अगर बच्चा 90 एंगल पे लाइक दिस अगर इस तरह बैठता है तो वो जो उसकी ऑब्जर्व पावर है वो बढ़ जाती है। हम जब यूं बैठते हैं हमें देखकर भी लगता मायूब, और उसके बाद जो टीचर्स हैं वो भी वैसे ही होते हैं। तो मेरा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ राइट्स भी हमारे कुछ हैं और कुछ ना कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखूंगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सी वो हैं, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो उस पर बहुत जोर देता है। अगर आप बात करें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, तो जिन्होंने बुनियाद रखी है, इतना जो मदरसा बनाया उस पर बुनियाद रखी है, जिस पर केमिस्ट्री के काफ़ी जितने भी साइंसदान उन्होंने तारीफ किया इमाम की, और काफ़ी गैर मुस्लिम ने उनके ऊपर बुक्स लिखी हैं जिसमें सुपरमैन ऑफ मुसलमान और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, वो तो हमें प्राउड करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है। एक लॉजिक है जो है वैल्यूज ऑफ टीचर्स।
पेरेंट्स को वैल्यूज़ ऑफ टीचर बताने के लिए टीचर्स के पास आना पड़ेगा और बच्चों को चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ेगी, जो अदब है, रिस्पेक्ट है। अगर आप वैल्यूज़ ऑफ टीचर्स देखें तो 2-3 आपकी जो पॉइंट है वो मैं इसमें रेस करूँगा, वो ये है कि वैल्यूज़ ऑफ टीचर अगर आप देखें तो अल्लाह के जो हबीब थे उन्होंने बताया था कि हर चीज़ को मौत है सिवाय अमर के। तो अमर क्या है? वो आपकी रूह है। सही। आपके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की जो भी चीज़ बनाते हैं वो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे फर्स्ट करें, अगर आप फीमेल हैं, आपने हिजाब किया हुआ, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको हिजाब प्रोवाइड करते हैं, वो आपको डाइट देते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम टीचर्स को देखें, दे कॉल स्पिरिचुअल पेरेंट्स, और स्पिरिचुअल मतलब है कि आपकी वो रूहानियत को, वो आपके रूह को बनाते हैं। यहाँ एक जरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ब्रेक करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए जब इंसान मर जाता है तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च 4 से 6 हफ्ते में उसका जो जिस्म है वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, लेकिन जिंदा क्या रहता है? रूह। और वो रूह कौन बनाता है? उसके पेरेंट्स नहीं बनाते, वो टीचर्स बनाते हैं। अब आपको टीचर्स को मालूम होना चाहिए कि जो अब आपके पास जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या है। सही। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है, वो फरमाते हैं कि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, असल चीज़ है उसका अमल। बिल्कुल। हम क्लास के अंदर कहते हैं जी स्मोकिंग नहीं करनी, कैफे में जाके स्मोकिंग टीचर कर रहे होते हैं। बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, टीचर आपने पढ़ी है जी नहीं। तो ये जो ऑब्जर्व है, और आपको पता है कि आपके माइंड का एक पार्ट है आइज आर द पार्ट ऑफ योर माइंड। ये सच बोलती हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप कुछ बोल रहे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी और तरफ जा रही है। ऐसे ही बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमें भी, अगर हमें रोल मॉडल बनना है तो हमें भी वो चीज़ें अपने पर अप्लाई करनी पड़ेंगी और अकॉर्डिंग टू इस्लाम हर चीज़ को फॉलो करना बिल्कुल करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्या वाकई हमारे टीचर्स अब रूहानी वालिदैन की वो किरदार नहीं निभा पा रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे? अगर नहीं निभा पा रहे तो फिर इसके पीछे क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या रीजंस हैं, क्या मजबूरियाँ हैं हमारे टीचर्स की? मिस हुमा शुक्रिया। इनसिक्योरिटीज़, रीजंस, रूट कॉज क्या है? 5 रुकन ने इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक खाना। बिल्कुल। 5 रुकन ने इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, ते जे 6वां ना लभे तो पहले 5 भी जाते हैं मुक। तो बात ये है कि आपकी जो वो अर्निंग है, जो आपका इकोनॉमिक सर्कल है, जो इकोनॉमिक अर्निंग आउटकम है, अगर वो नहीं है तो आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। ये रीज़न में से एक मेजर रीज़न है। नंबर 2, जहाँ पे भी बात हुई कि वो टीचर्स की जो वैल्यूज़ हैं, तो अब वैल्यूज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो है वो तो ठीक समझ में आता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं इससे पहले भी बात करता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में आएगी, लेकिन पहले क्या वो इस काबिल है? तो 3 चीज़ें हम देखते हैं कि पहले तो क्या वो कॉम्पिटेंट है, फिर देखते हैं क्या विलिंग है, क्या वो डिजर्व करता है। तो ये 3 चीज़ों के बाद हम उसको ऑफर करते हैं, यहाँ बिकम टीचर। ठीक। अगर तीनों तो नहीं है, फिर उसके बाद हम 3-4 चीज़ें और देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने सुना है IQ, आपको IQ पे जॉब मिल जाती है और आपको पुअर EQ पे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे ही। ठीक है, आपको IQ चाहिए टीचर के लिए ताकि वो कौम के बच्चों को, मामारों को डेवलप कर सके। IQ चाहिए, EQ चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनल क्वोशंट वो उसको चाहिए। तीसरा TQ चाहिए, टेक्निकल क्वोशंट चाहिए। चौथा उसको SQ चाहिए, सोशल क्वोशंट चाहिए। IQ पे हम पहले बात करते रहे हैं, आप IQ पे सिर्फ नहीं है, सिर्फ EQ पे नहीं है, दोनों के ऊपर नहीं है। तीसरा आपका सोशल क्वोशंट भी होना चाहिए, और फिर TQ भी होना चाहिए, और फिर एक और SQ है, वो है आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट। क्या बात है। तो स्पिरिचुअल क्वोशंट होना चाहिए कि एक टीचर वो इंटेलिजेंट हो, एक टीचर इमोशनली स्टेबल स्ट्रांग हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, और वो टेक्निकली रिच हो, और वो स्पिरिचुअली साउंड हो। तो ये क्वोशंट होंगे, ये 5 अनासर हैं तो बनता है मुसलमान। तो ये अगर एलिमेंट्स होंगे तो फिर वो सही मानों में टीचर बनता है। और जैसे हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब फरमाते हैं कि यक जमाना सोहबते औलिया, यानी किसी उस्ताद के पास, गुरु के पास, मेंटोर के पास, कोच के पास थोड़ी देर के लिए बैठना ही बहुत अफजल है। यकीनन आपकी उस इबादत से जो आपने खालिसतन, जो नेक नीयत के साथ की गई। बहुत खूब, तो बहुत टीचर्स की इंपॉर्टेंस को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं वो इनके ऊपर लगाएं। 4 से 5 साल फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल, इसी एग्जाम्पल को ज़रूर आपसे सुनेंगे और ज़रूर डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जाने में हम बढ़ना, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के प्रोग्राम का लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाएंगे, सजेशंस लेंगे अपने तीनों मेहमानों से कि कैसे अपने तालीमी निज़ाम को हम बेहतर बना सकते हैं। और जहाँ तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना है वहीं निसाब के अंदर जितनी हम कमियाँ देखते हैं, जितनी हम जो है कमज़ोरियाँ देखते हैं, उनको भी हमने फुलफ़िल करना है। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या सजेशंस हैं हमारे मेहमानों के पास, उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ हम जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात करते हैं, जदीद तालीमी निज़ाम के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई एफर्ट करनी है। वो एफर्ट्स क्या हो सकती हैं, इस पर जो है हम बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल बात रहती है प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब की। आपसे गुजारिश, आप अपनी बात मुकम्मल करें, हम आगे बढ़ते हैं। मैं गुजारिश यही कर रहा था कि जब हम बात करते हैं तालीम की और तरबियत की और फिर रोल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उसमें टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, रियासत जो पूरी है, और बच्चे इट देमसेल्फ, बच्चे खुद भी हैं। ये नहीं है कि बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज तो वही है ना, फायदा तो उन्हीं को ही मिलना है। और टीचर्स ने अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, स्टेट ने जो है उनको फैसिलिटेट करना है। तो मेरी जो गुजारिश है, अभी आपने जो टेक्निकलिटीज़ की बात की, तो उसमें आजकल की टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको दो चीज़ें चाहिए। एक आपको मशीन चाहिए, यानी कंप्यूटर या लैपटॉप। दूसरा आपको इंटरनेट की फास्ट स्पीड चाहिए। इन दोनों से बात को ये होता है कि एक होता है फियर ऑफ लॉस और दूसरा होता है डिजायर ऑफ गेन। तो डिजायर ऑफ गेन तो इतना मोटिवेट नहीं करती जितना फियर ऑफ लॉस करती है। ऐसे ही है। और ऐसी डिस्टर्बेंस भी वही करती है। अगर एक आदमी को, अपने स्टूडेंट को कंप्यूटर पे बैठे हुए नेट के सिग्नल्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, दूसरी दफ़ा मैं चूंकि कुछ अपनी नेट के ऊपर डिफरेंट सेशंस ले रहा हूँ करेंटली, तो वो नहीं आते, वो कहते सर मैंने दफ़ा का छोड़ ही दिया। मैंने कहा ये तो नेट ही नहीं चल रहा है इसमें। तो बजाय इसके कि आप उसको इस सिचुएशन में डालें, आप ये इंश्योर करें, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि ये इंश्योर करें कि हर रजिस्टर्ड बच्चा इस लेवल पे पायलट प्रोग्राम चला लें कि जो ए लेवल्स का है या मैट्रिक तक का है, उसको ये इंटरनेट की फैसिलिटी फ्री ऑफ चार्ज होगी। सही। तो और उसकी स्पीड जो है वो मतलब अनइंटरप्टेड होगी। ये तो पहली फुर्सत में करना चाहिए उनको। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसलिए बच्चे सारे इंटरनेट अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ऐसे ही। और अगर इंटरनेट वो अफोर्ड कर लेते हैं तो फिर दूसरे बड़े उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगली जो मैं बात करने वाला हूं कि वो आप जो मैंने रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर ली, तो हर स्टूडेंट को एक अपना टीचर, मेंटोर, कोच, उस्ताद, गुरु चूज कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और अभी मैं बताऊं आपको कि अगर हम बात करें, स्टूडेंट पूछे आपका उस्ताद कौन है, यानी आपका कोच कौन है, आपका गुरु कौन है, मेंटोर कौन है, उनको पता नहीं। हमने किसी को चूज ही नहीं किया। तो जब तक आप किसी को चूज नहीं करेंगे, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी को अपना गुरु उस्ताद नहीं मानेंगे, तो आपकी ग्रूमिंग कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो, चाहे वो थ्योरेटिकल फील्ड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल फील्ड हो। तो इसलिए बच्चों को ये रियलाइज कराने की जरूरत है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे कि आपका एक बंदा ऐसा होना चाहिए। आपका स्कूल का टीचर हो सकता है, आपका कोई पेरेंट्स में, कोई रिलेटिव्स में से हो सकता है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, आप उसको अपना उस्ताद, गुरु, कोच मान लें। और फिर वो जो आपको गाइड करे, जो सजेस्ट करे, जो डायरेक्शंस दे, जो गाइडलाइंस दे, उसके मुताबिक आप चलें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशन आपकी जानिब से आई है। आदिल, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर बात करें, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जितनी भी हम प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, इसके हवाले से कौन अवेयर करेगा हमारी सोसाइटी को? मैम एक इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसमें जो चीज़ें, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, आई एम टोटली इंटरलिंक फेडरल में और सारा पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी, तो जो चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई हैं तो उनका जिक्र कर देना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी डिस्कस करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे कि हमारे इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में जुल्फ़ी बुखारी ने बड़ी हेल्प की। ठीक है ना, बहुत पॉजिटिवली उन्होंने हमारे साथ जो है इस टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने में, और उनके जो डीजी हैं काशिफ नूर, जो इमिग्रेशन के, क्योंकि इससे पहले हमें अपने बच्चों की, जो मेरे इदारे एविएशन सेक्टर के जो बच्चे होते थे, उनकी जॉब्स कराने के लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने पड़ते थे। ठीक है, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब ये तब्दीली ज़रूर आ गई है कि अब डीजी इमिग्रेशन जो है वो बैठ के हमारे बिहाफ पे, हमारे बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए पाइपलाइंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा टेफ्टा में अली सलमान साहब आए हैं, ही इज़ एजुकेटेड पर्सन। मतलब मुझे थोड़ी सी जो खुशी ये फील हो रही है कि मैं अगर पंजाब लेवल पे बता दूं तो आईटी के मिनिस्टर खुद आईटी की एजुकेशन लेके आए हुए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। ठीक है, एजुकेशन के भी मिनिस्टर हैं, आईटी के राजा यासिर सरफराज। इसी तरह अली सलमान भी फॉरेन क्वालिफाइड है।
ठीक है। तो ये कुछ यंग टीम है, एनर्जेटिक लोग हैं, दे आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर अस, ठीक है। और बहुत सारी देखें सर जिक्र कह रहे थे कि क्या सजेशन होनी चाहिए, और मतलब चाहे वो गवर्नमेंट के लिए या सर के, तो उसमें मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब, नीयत होना ज़रूरी है। बाकी अल्लाह नीयत साफ़ है ना तो वो रास्ते निकल आते, मंजिल आसान हो जाती है। और वो मेरे एक हैं टीचर, वो कहते हैं कि जब बंदा निकला हो तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। सो कीप स्ट्राइविंग, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं गोल, और सीखने को बहुत कुछ होता है। और इसी तरह, और मुझे अब ये खुशी होती है कि टेक्निकल एजुकेशन का क्योंकि आज प्रोग्राम था और आपने बताया, और इट हैज़ बीन इयर्स दैट मेरा इदारा भी ये कोशिश कर रहा था कि मैक्सिमम लोगों की ना जो पाकिस्तानी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, कम लेवल पे कम पैसों के साथ एक एविएशन सेक्टर में अच्छी तालीम हासिल करें और इंटरनेशनल उनकी प्लेसमेंट हो सके। बिल्कुल हो सके। 6-7 लाख रुपए एक जो लाइसेंस होल्डर है उसकी सैलरी जो है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे पाकिस्तानी बच्चे के लिए। वो अपनी आगे पूरी नस्ल ठीक कर सकता है। और वो एक क्या है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए क्या है कि एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि मैम हमने ये पूरी रिसर्च की थी और उसमें ये था कि अराउंड अगर 1000 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर मिडल ईस्ट चला जाता है, जो कि हर साल उनको 1000 चाहिए, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया वो कमी पूरी कर रहे हैं, हम खाली चपड़ासी भेज रहे हैं। हम इदारे वाले 5, 7, 6 कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब करंट गवर्नमेंट ने ये चीज़ें रियलाइज़ की हैं और उस चीज़ पे काफ़ी पॉजिटिवली हमें हेल्प आउट कर रही है। उसमें क्या है कि रेमिटेंसेस कमिंग बैक टू आवर कंट्री, जितने रेमिटेंसेस आएंगे वो 1 अरब से ज़्यादा मंथली रेमिटेंसेस आ सकते हैं अगर ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर आप इंटरनेशनल मार्केट की कमी पूरी कर दें। यूथ हमारे पास 64% ऑफ आवर यूथ बिलो द एज ऑफ 30 एक बहुत बड़ी एनर्जी, एक पावर है हमारे पास, बहुत पोटेंशियल रखती है। वो पोटेंशियल रखती है। तो उस पोटेंशियल के ऊपर थोड़ी सी जो गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी डायरेक्शन ठीक करनी है। तो उस डायरेक्शन में आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि जिस तरह अली सलमान से डिस्कस हुआ कि सारा इमिग्रेशन में जापान और जर्मनी को ये स्किल सेट चाहिए, तो आप जो टेफ्टा में क्वालिफिकेशंस करा रहे हैं वो सर्टिफाइड नहीं है, इसको क्या करना है। तो उन्होंने फ़ौरन, अब मैं रिसेंटली विज़िट किया है, उनको नहीं कह रहा, मैं ये चीज़ें खुद देख के आया हूँ कि टेफ्टा का एक काउंटर बना हुआ है इमिग्रेशन बोर्ड में, बहुत खूब, ताकि उनको वो लिंक अप कर सकें कि जर्मनी में जो मैन पावर चाहिए उनको कौन कौन सा स्किल सेट चाहिए, वो टेफ्टा वाले उसको इम्प्रूव कर दें। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड, ठीक है ना। और ये बड़ी खुशी होती है। इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आदिल, आपसे मेरी गुजारिश, कोई मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो। रिलेटेड टू मैम क्या, रिलेटेड टू अवेयरनेस, रिलेटेड टू जिस तरह से टेक्निकल एजुकेशन की बात हो रही है, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की, बस मैं मैम दोबारा वही बात रिपीट करूँगा कि पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के मैट्रिक की एज में या ओ लेवल्स में जब एक बच्चा आ जाता है तो उस टाइम उसके लिए पाइपलाइन जो क्रिएट करनी है वो बहुत सोच समझ के, ये पेरेंट्स की बहुत फ्रंट एंड पे ड्यूटी है। आप टीचर पे नहीं छोड़ सकते, स्कूल पे नहीं छोड़ सकते, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू दैट। और पेरेंट्स को, हमारे पूरी नेशन को चाहिए कि आपका बच्चा, आप उसको जिस राय रास्त पे डालेंगे वो बेचारा उसमें चला जाएगा। तो काइंडली उसके साथ डिस्कस करें, उसकी जो स्किल सेट है उसको असेस करने की कोशिश करें। आपको नहीं पता ना स्किल सेट कैसे असेस करना है, तो कोई मसला नहीं है, हमारे सर का कोई चैनल बन जाना चाहिए अनकरीब, उधर से ले लें। जिस तरह कम्युनिकेशन वाले किस किस स्किल सेट में, अगर आपका बच्चा अच्छा डिबेटर है तो उसको टीचिंग में जाना चाहिए, उसको किधर किधर जाना चाहिए। तो आप ये ऑनलाइन भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, नीयत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि नीयत हो तो मंजिल आसान हो जाती है। अली मोहसिन, आपसे भी मेरी गुजारिश, एक सजेशन और फिर साथ अपना मैसेज। अच्छा देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब एजुकेशन की बात होती है तो एजुकेशन के बिल्कुल बाद में जो चीज़ हम लोग फोकस करते हैं वो है जॉब। अगर जॉब ही आपकी अच्छी नहीं है तो फिर हमारे जो स्टैंडर्ड है उसको पेरेंट्स खास तौर पर वो नहीं कहते हैं, जो मोस्टली जो डिग्रीज की तरफ जाते हैं। जैसे सर ने बात की है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल्स के जो चीज़ें, वो ऐसी कोई हमारे लिए एक मौज़ा होता है कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद जो चीज़ आप सर्टिफिकेशन लेते हैं उसके बाद आपको जॉब भी मिल जाती है। फिर उन्होंने बात की कि ये जिस इदारे से वाबस्ता है, इन्होंने कहा है कि बच्चा जब डिग्री कंप्लीट करता है तो उसको श्योर नहीं होता उसकी जॉब लगनी कि नहीं लगनी। सबसे जो अच्छा पॉइंट सर ने वो रेज किया वो ये है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, मुझे लगा है कि
ये जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है मेरी एज में, वो वाहिद गवर्नमेंट है कि जिसकी जो टेंशन है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बात करें, हर एक बच्चे का ड्रीम है कि वो रात को सोता है, सुबह उठता है कि जी उसने फॉरेन एजुकेशन को जाके हायर करना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ प्रोवाइड करने के बाद देखें, अगर आप बैलेंस गुफ्तगू करें, ब्रिटिश में 10,000 पाउंड 10,000 पाउंड पर ईयर डिग्री के आपको देने पड़ते हैं। 3 इयर्स में देखें वो 30,000 पाउंड राउंड अबाउट, वो 60 से 70 लाख जो रुपया बनता है, और वो कमाता कितना है शुरू में 2 से 3 लाख रुपए पर। अब यहाँ पर अगर आप पॉइंट देखें, हमारे जो डेफोजिट हैं पाकिस्तान के, वो कम होते हैं अगर हम रेमिटेंसेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर सर हमारा बच्चा सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन से कुछ जॉब हायर करता है और करने के बाद वहाँ जाता है, तो एक जो सा पैसा वापस आता है। और दूसरी बात जो आखिर मैं मैसेज देना चाहूँगा, एक लाइन का मैसेज वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको, अब टीचर्स तो अपनी, मेरे ख्याल से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, अब पेरेंट्स को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और जरा नीचे आके देखना पड़ेगा कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सजेशन। डॉक्टर साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश, एक लाइन का मैसेज दे दें। मेरा सिंपल मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को जो ये टेक्निकल कोर्सेज प्लम्बिंग, वेल्डिंग, मैकेनिक करवाते हैं, उसके साथ वो ऐड करें उसमें बिजनेस का, HR का, मार्केटिंग का, सेल्स का, अकाउंटिंग का, वो ऐड करें और उसको कनेक्ट कर दें कि वो मशरूत कर दें, कंडीशन कर दें कि जॉब तब मिलेगी अगर आपने ये किया हो। क्या बात है, खूबसूरत पैगाम। इसी के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितने भी सॉल्यूशंस आज डिस्कस हुए वो आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित हुए। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।